हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा वीज़ा रिजेक्ट क्यों करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रीजंस के जिसकी वजह से वीज़ाज़ रिजेक्ट होते हैं, या फिर वो पोटेंशियल रीजंस जिनकी वजह से रिजेक्ट हो सकते हैं। तो क्या गलतियां आपने की या फिर क्या गलतियां आप ना करें जिनकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो चुके हैं या फिर रिजेक्ट ना हों। तो आज हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। इसी से मुझे पता लगता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। और कमेंट करो ताकि मुझे और पता लगे कि मैं किस बारे में वीडियोस बनाऊं। When you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. तो अगर पहले रीज़न की बात करें तो पहला रीज़न ये है, जो एक्सेप्टेंस रेट है वो बहुत ज़्यादा गिर गया है। और इसके गिरने की वजह ये है कि जो कनाडा को एप्लीकेशंस कोविड से पहले आती थी, वो अब कोविड के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। तो कोविड से पहले कुछ 50 to 55% आती थी कनाडा को एप्लीकेशंस वीज़ाज़ के लिए, बट कोविड के बाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, वो एप्लीकेशंस 80 to 85 हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है वीज़ा का वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है। कनाडा उतना ही काम कर रही है, कनाडा जान के नहीं, कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो जान के नहीं ऐसे कर रही कि हाँ रिजेक्ट करना है या फिर ऐसे हमें देर लगा के हम वीज़ा देंगे, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। बट कनाडा उसी स्पीड में काम कर रही है, बट जो एप्लीकेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि ओवरऑल जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है। तो कोई आपकी इसमें अगर आपने सारी फाइल सही डाली है और आपका सब कुछ A to Z प्रोसेस सही, आपका A to Z डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सही था, सब कुछ सही है, तो आपका वीज़ा ज़रूर आएगा। बट वो स्लो जो हुआ है वो प्रोसेस इसी वजह से हुआ है क्योंकि एप्लीकेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो सेकंड चीज़ जो लोग गलत करते हैं वो है गलत SOP भेजना। तो सबसे पहली चीज़ जो गलती लोग करते हैं SOP में, कि वो SOP में ये मेंशन ही नहीं करते कि हाँ वो पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वापस रिटर्न कर जाएंगे इंडिया। तो कनाडा को लगता है कि हाँ ये पढ़ने के बाद यहाँ पे ही सेटल होना चाहता है, ये यहीं पे ही रह जाएगा और यहीं पे ही रहेगा। तो कनाडा ऐसे लोगों का वीज़ा नहीं एक्सेप्ट करती और उनका वीज़ा रिजेक्ट कर देती है। तो आपको अपने SOP में ये मेक श्योर करना पड़ता है कि कनाडा की गवर्नमेंट जब उसको पढ़े तो वो उनको लगे कि आप पढ़ाई के बाद वापस चले जाओगे। उनको ये प्रूफ दिलाओ, उनको डॉक्यूमेंट्स दो कि हाँ आपकी सारी फैमिली, आपके सारे रिलेटिव, सब कुछ, आपकी घर, आपका बिज़नेस, अगर आपका बिज़नेस है, सब कुछ आपका इंडिया में ही है। तो आप बस यहाँ पे पढ़ने आए हो, पढ़ के आप वापस चले जाओगे। तो हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करो। और ऐसी SOP में ये ज़रूर मेंशन करो, किसी भी तरीके से अच्छे से एक SOP लिखो और उसमें हर एक चीज़ में यहाँ पे मेंशन करो उनको कि हाँ हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ने आए और पढ़ने के बाद हम वापस चले जाएंगे। कनाडा उन लोगों को वीज़ा बिल्कुल नहीं देती जिनका उनको लगे कि हाँ भाई ये पढ़ने के बाद यहीं पे ही रह जाएगा और ये यहीं पे ही रहेगा, इसके बाद ये इंडिया वापस नहीं जाने वाला, इंडिया ही नहीं अपने होम टाउन नहीं वापस जाने वाला। तो थर्ड पॉइंट ये है कि आइल्स का स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है वीज़ा के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि आप जब आइल्स के लिए टेस्ट के लिए आप रजिस्टर करते हो, उसके बाद आप उसके लिए अच्छे से पढ़ो ताकि आपका आइल्स का स्कोर एटलीस्ट 6 से ज़्यादा हो। अगर आपका 5.5 है, नो डाउट आपका कभी कभार 5.5 पे भी आप कभी कॉलेज में अप्लाई करो तो वो एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं। बट एक्सेप्टेंस लेटर से, सिर्फ एक एक्सेप्टेंस लेटर से अगर आप 5.5 में एक्सेप्टेंस लेटर लेके आप अपनी डॉक्यूमेंट डाल देते हो वीज़ा के लिए, बट जो आइल्स का स्कोर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है वीज़ा के लिए भी। तो अगर आपके 6 से ऊपर नहीं है तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि हाँ आपको वीज़ा ना मिले या फिर लेट आए या फिर कुछ भी एक ये चीज़ हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि आप एटलीस्ट 6 और 6.5 से ऊपर एम करें और पढ़ के जाएँ। लाइक पढ़ो आइल्स के लिए पहले और फिर उसके बाद टेस्ट दो। ऐसे बिना पढ़े कि हाँ सोच के कि इंग्लिश ही है, इंग्लिश तो हमें आती है और हम एक बार टेस्ट दोगे फिर वो नहीं होएगा, 5.5 से कम आएंगे, फिर उसके बाद आप फिर से 14,000 और लगाओगे, फिर उसके बाद फिर दोगे टेस्ट। तो उससे बेटर यही है कि एक बार पढ़ो अच्छे से, फिर उसके बाद आइल्स दो और एम करो कि हाँ 6.5 से तो ऊपर लाने ही हैं, तब जाके आपके 6 से तो ऊपर आएंगे। लाइक मिनिमम मैं इतना बता रहा हूँ। अगर 8 और 9 है तो आपका मतलब लाइक आइल्स वाला पार्ट तो क्लियर है कि आइल्स में, बट अपनी तरफ से एम करके रखो कि 6.5 से ऊपर आने ही चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट ये है चॉइस ऑफ कोर्स। तो जब आप अपने कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो तो आप उसी कोर्स में अप्लाई करो जो आपने 10th 11th और 12th में जिसके बारे में आपने स्टडी करी है। तो अब जैसे मैंने कॉमर्स करी थी, तो कॉमर्स के बाद मैंने बिज़नेस में अपना कॉलेज में अप्लाई किया, तब जाके मेरा लाइक जो ये वाला पार्ट है, फोर्थ पॉइंट है, वो
क्लियर हुआ। तो अगर आपको 4th पॉइंट क्लियर करना है तो आप मेक श्योर कि अगर आप इंजीनियरिंग उसमें हो तो आप इंजीनियर के ही मतलब लाइक नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आप इंजीनियरिंग वाली ही कोर्सेज लो। तो अगर आपने कोर्स लिया है, आपने 11th और 12th में आपने मज़े से नॉन मेड करी है और फिर उसके बाद आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो बिज़नेस के किसी प्रोग्राम में, तो ऑब्वियसली कनाडा भी यही सोचेगा कि नहीं भाई ये तो बस सिर्फ कनाडा आना चाहता है, तभी ये बस ऐसे किसी भी कोर्स में करके कॉलेज की एक्सेप्टेंस लेके सिर्फ आ रहा है। तो ये वीज़ा रिजेक्ट होने का एक मेजर रीज़न है कि हाँ आप उसी कोर्स में जाओ जो आपकी फील्ड की स्टडी है। अगर मैं बिज़नेस का स्टूडेंट हूँ, मैं अगर कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ तो मैं बिज़नेस में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरी फील्ड की स्टडी है, तभी मेरे को वो फील्ड में जाने दे रहे हैं, तो मेरी फील्ड की स्टडी है। तो मेक श्योर कि आप उसी कोर्स में एनरोल हो, कॉलेज में जो कनाडा का है उसमें एनरोल हो जो आपने इससे पहले स्टडी करी है जिसके बारे में। तो 5th पॉइंट में मैं ये बात करूँगा कि डॉक्यूमेंट्स आप पहली बात तो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि हाँ कनाडा आने के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट होते हैं कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स डाल देते हैं कभी कभार। तो पहली बात तो सबसे पहले वो चीज़ मत करना बिल्कुल भी। ये कनाडा है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है कि क्या फ़ेक है क्या रियल है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहली चीज़ बिल्कुल फेक डॉक्यूमेंट्स मत डालना। और एसओपी में अगर आपने बात करी है कि हाँ मेरे अपने एसओपी में बात करी है, और अगर एसओपी में आपने ये बात करी है कि हाँ हम इंडिया वापस आ जाएंगे, तो मेरे लाइक अगर आपका लाइक काफ़ी ज़मीन है आपकी इंडिया में या फिर काफ़ी आपका लाइक कोई भी आपने एसओपी में बात करी है, उसके एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट ज़रूर डालना। लाइक जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप दे सको उतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स दो। कम होंगे तो वो प्रॉब्लम है, ज़्यादा होंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सेसिव डॉक्यूमेंट्स डालते रहो, जितने दे सकते हो, जितने डालने चाहते हो सारे डॉक्यूमेंट्स डाल दो कि हाँ भाई हमारी तरफ से तो पूरा हमारा है कि हमने अपनी तरफ से पूरे जितने चाहिए थे उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट डाल दिए, अब कोई डॉक्यूमेंट्स वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे फंड्स दिखाने हैं, अपने बैंक की स्टेटमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें, तो सब चीज़ें जितने भी चीज़ों की बात की हुई है इस एसओपी में या फिर कहीं पे भी उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं, अगर उन्होंने फ़ंड्स की बात करी है तो सारे बैंक अकाउंट्स के बेशक डाल दो। लाइक अपनी तरफ से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स दो और रियल डॉक्यूमेंट्स दो, फेक मत दो। तो यही कुछ मेजर रीजंस थे जिनके बारे में मैंने बात करनी थी, जो पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो या फिर रिजेक्ट हो जाता है कभी कभार, और क्या चीज़ें आप ठीक कर सकते हो जिससे आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस एकदम मिनिमम हो जाए। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स को ध्यान से करोगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे भेजोगे और कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं डालोगे, आइल्स के लिए अच्छे से पढ़ोगे और अपना फ़ंड्स अच्छे से एसओपी अच्छे से भेजोगे, अच्छे से फ़ंड्स दिखा दोगे अपने, और ये सब चीज़ें पूरी रखोगे तो आपका वीज़ा ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं है कि कनाडा वीज़ा नहीं देना चाहती बंदों को, बट ये है कि अगर आप सारी चीज़ें जो वो मांग रहे हैं उनको अच्छे से सबमिट करोगे, अच्छे से प्रॉपर्ली सब कुछ दोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना। मिलता है जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।